हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सब ठीक होंगे और अपने बोर्ड एग्जाम्स की प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आपके सामने इस रिवीजन सीरीज़ में एक और टॉपिक लेकर आ गई हूँ जिसका नाम है आर एनवायरनमेंट। तो चलिए शुरू करते हैं जल्दी से ताकि आप अपनी रिवीजन को क्विकली कर पाएँ। आर एनवायरनमेंट का मतलब क्या होता है? जो भी हमारे आसपास हमारे सराउंडिंग में लिविंग कंपोनेंट्स और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं उन्हीं को मिलाकर एनवायरनमेंट बनता है। एनवायरनमेंट के अंदर जो लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स हैं उनके बीच में अगर इंटरैक्शन हो रही है उसी को हम बोलते हैं इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम क्या है? द इंटरैक्शन बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स फॉर्म्स एन इकोसिस्टम। दो टाइप के इकोसिस्टम होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है नेचुरल इकोसिस्टम, एक होता है आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। नेचुरल इकोसिस्टम क्या होता है? जो नेचर में एग्जिस्ट करता है खुद ब खुद, जैसे कि फॉरेस्ट, लेक्स एक्सेट्रा। और आर्टिफिशियल इकोसिस्टम कौन सा होता है? जो मैन मेड होता है, जैसे कि गार्डन एंड फिश एक्वेरियम जो कि मैन मेड है। यही है आर्टिफिशियल इकोसिस्टम और ये है आपका नेचुरल इकोसिस्टम। नाउ अभी हमने पढ़ा इकोसिस्टम क्या होता है? इंटरैक्शन बिटवीन द लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स। तो उन्हीं कंपोनेंट्स को हम बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स भी बोलते हैं। लिविंग को हम बायोटिक कंपोनेंट्स बोलते हैं। बायो का मतलब क्या होता है? लाइफ। तो बायोटिक कंपोनेंट्स कौन से होते हैं? लिविंग कंपोनेंट। और एबायोटिक कंपोनेंट्स कौन से होते हैं? नॉन लिविंग कंपोनेंट्स बट नेचुरल, जैसे कि एयर, वाटर, सैंड एक्सेट्रा। और बायोटिक में आपके सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स एग्जिस्ट करते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम कौन कौन से थे? बायोटिक एंड एबायोटिक। एबायोटिक कौन से होते हैं? एयर, वाटर, सॉइल एक्सेट्रा। बायोटिक कंपोनेंट्स कौन से हैं? प्लांट्स, एनिमल्स। अब ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन हमने बायोटिक कंपोनेंट्स को फर्दर क्लासिफाई करा है इनटू प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डीकम्पोजर्स। ना प्रोड्यूसर्स कौन से होते हैं? जो कि जिसमें आपके ग्रीन प्लांट्स आते हैं और ब्लू ग्रीन एल्गी आती है जो कि अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। नाउ कंज्यूमर्स कौन से हैं? जो भी कंज्यूम कर रहे हैं। हम इन्हें ऑटोट्रॉप्स भी बोल सकते हैं, कंज्यूमर्स को हम हेटेरोट्रॉप्स भी बोल सकते हैं बिकॉज दे कैन नॉट मेक देयर ओन फूड, सो दे आर डिपेंडेंट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन प्रोड्यूसर्स। कंज्यूमर्स को हमने फर्दर क्लासिफाई करा है इनटू हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनिवोर्स एंड पैरासाइट्स। अब हर्बीवोर्स कौन से होते हैं? जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट ईटर्स होते हैं, जैसे कि गोट, डियर एंड काउ। नाउ कार्निवोर्स कौन से होते हैं? जो सिर्फ फ्लैश ईटर्स होते हैं, जैसे कि लायन एंड टाइगर। ओमनिवोरस कौन से होते हैं? जो प्लांट्स और एनिमल्स, प्लांट्स और फ्लैश दोनों ही कंज्यूम करते हैं। फॉर एग्जांपल ह्यूमंस, हम क्या हैं? हम ओमनिवोरस हैं। पैरासाइट्स कौन होते हैं? पैरासाइट्स क्या करता है? होस्ट की बॉडी पर रहता है और उसी से अपना खाना कंज्यूम करता है, जैसे कि लाइस एंड कस्क्यूटा। ये दोनों ही एग्जांपल्स किसके हैं? पैरासाइट्स के। अब हम देखेंगे कि फूड चेन क्या होता है। फूड चेन इज सिंपली अ सीक्वेंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन विच वन ऑर्गेनिज्म ईट्स अनदर ऑर्गेनिज्म। मतलब ये एक सीक्वेंस होती है, सीरीज होती है ऑर्गेनिजम्स की, जिसमें एक ऑर्गेनिज्म दूसरे पे डिपेंडेंट होता है। अब ट्रॉपिक लेवल क्या होता है? ये बहुत सारे स्टेप्स होते हैं या फिर लेवल्स आप बोल सकते हैं इको फूड चेन में, जहां पर ट्रांसफर ऑफ एनर्जी होता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये 1, 2, 3 ये ट्रॉपिक लेवल्स हैं। यहाँ पर एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है। फूड वेव क्या होता है? फूड वेव इज द नेटवर्क ऑफ फूड चेन। मतलब जब एक से ज्यादा फूड चेन एग्जिस्ट करती हैं तो वो फूड वेब बनाती हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं दोनों में डिफरेंस। ये फूड चेन का एग्जांपल है। प्लांट इज ईटन बाय काउ एंड काउ इज ईटन बाय टाइगर। यहाँ पर फूड वेब, प्लांट इज ईटन बाय grasshopper, grasshopper is eaten by frog, whereas frog is eaten by snake. Here plant is eaten by mice, mice is eaten by eagle. यहाँ पर eagle can also eat snake, यहाँ पर eagle can also eat rabbit, so they are interlinked. So ये एक क्या बना रहे हैं? नेटवर्क ऑफ फूड चेन। हम देखेंगे फ्लो ऑफ एनर्जी कैसे होती है डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल्स पर। सो सबसे पहले एनर्जी का फ्लो एक फूड चेन में यूनिडायरेक्शनल होता है। मतलब एनर्जी हमेशा एक ही डायरेक्शन में फ्लो करेगी, दोनों डायरेक्शन में एनर्जी फ्लो नहीं करती है। सन अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है बिकॉज सन फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से प्रोड्यूसर्स क्या करेंगे? अपना खाना प्रिपेयर करेंगे, इसीलिए सन को अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी माना जाता है। नाउ ग्रीन प्लांट्स सनलाइट को कैप्चर करते हैं 1% और उसी को कन्वर्ट कर देते हैं वो फूड एनर्जी में। कितने ही सनलाइट को कैप्चर करते हैं ग्रीन प्लांट? 1%। 10% लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। 10% लॉ क्या होता है? 10% लॉ कहता है
सिर्फ 10% ऑफ एनर्जी ट्रांसफर होती है नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल पर, हायर ट्रॉपिक लेवल पर। जो रिमेनिंग 90% है वो या तो हीट की तरह लॉस्ट हो जाती है एनवायरनमेंट में, या फिर वो अदर प्रोसेसेस में यूज हो जाती है, जैसे कि डाइजेशन, रेस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन एक्सेट्रा। नाउ एवरेज जो 10% फूड खाया है एक ऑर्गेनिज्म ने एक ट्रॉपिक लेवल पर, उसी 10% में से आगे जाकर नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल पर नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म को ट्रांसफर होता है। अब मैक्सिमम कितने ट्रॉपिक लेवल्स होने चाहिए? 3 to 4 ट्रॉपिक लेवल्स होने चाहिए। क्यों ऐसा होना चाहिए? आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये पिरामिड है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है? एनर्जी का पिरामिड है। एनर्जी आप देख सकते हैं हर ट्रॉपिक लेवल पे, हायर ट्रॉपिक लेवल पर डिक्रीज हो रही है। सो यही रीजन होता है क्योंकि एनर्जी हर ट्रॉपिक लेवल पे डिक्रीज होती है एज पर दी 10% लॉ। 10% एनर्जी ही ट्रांसफर हो सकती है नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल पर। सो प्रोड्यूसर्स के पास 1000 किलो जूल एनर्जी थी, फिर प्राइमरी कंज्यूमर्स के पास 100 किलो जूल रह गई है, सेकेंडरी कंज्यूमर्स के पास 10 किलो जूल एंड टर्शरी कंज्यूमर्स के पास फाइनली 1 किलो जूल एनर्जी बची हुई है। अगर सपोज करें अगर यहाँ पर 2-3 ट्रॉपिक लेवल और होते तो जो सबसे हायर टॉप ऑर्गेनिज्म है उसके पास तो एनर्जी बिल्कुल होती ही नहीं। इसीलिए एक फूड चेन में मैक्सिमम 3 to 4 ट्रॉपिक लेवल एग्जिस्ट करते हैं, जबकि एक्वाटिक फूड चेन में आपके 4 to 5 ट्रॉपिक लेवल एग्जिस्ट कर सकते हैं। अब हम देखेंगे बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन क्या होता है, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन क्या होता है? द कंसंट्रेशन ऑफ हार्मफुल केमिकल गोज ऑन इंक्रीजिंग विद एवरी नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल इन अ फूड चेन। सिंपल टर्म्स में हम कह सकते हैं बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन क्या है? एक्यूमुलेशन ऑफ केमिकल्स। कौन से केमिकल? हार्मफुल केमिकल्स सच एज DDT या पेस्टिसाइड्स या कोई भी टॉक्सिक सब्सटेंस, ये हर एक ट्रॉपिक लेवल पर इंक्रीज होता जाता है और इसका एक्यूमुलेशन मैक्सिमम ह्यूमंस में देखने को मिलता है बिकॉज ह्यूमंस ऑक्यूपाई द top level of any food chain. Now the most important topic of this chapter is ozone layer. Ozone layer, ओजोन के मॉलिक्यूल को हम O3 बोलते हैं। ओजोन लेयर क्या है? ओजोन लेयर एक प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट है अराउंड द अर्थ जो कि हमें यूवी रेडिएशन से बचाता है, एब्जॉर्ब कर लेता है यूवी रेडिएशंस को जो कि सन से हमारे पास पहुंच रही होती हैं। ओजोन लेयर कहाँ पर प्रेजेंट होती है? प्रेजेंट होती है स्ट्रेटोस्फेयर में। अब ओजोन लेयर की फॉर्मेशन कैसे होती है? ओजोन मॉलिक्यूल कैसे फॉर्म होता है? फर्स्टली ऑक्सीजन एटम यूवी रेडिएशन की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन होता है ऑक्सीजन एटम्स में। यहाँ पर फिर O2 मॉलिक्यूल सिंगल ऑक्सीजन एटम के साथ कंबाइन होता है और ये O3 की फॉर्मेशन करता है। इंपॉर्टेंट है ये ओजोन लेयर फॉर्मेशन, तो आपको इसकी रिएक्शंस भी पता होनी चाहिए। नाउ डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर, डिप्लीट होने का क्या रीजन रहा है? तो सबसे पहला रीजन है डिक्रीज इन थिकनेस। सबसे पहली बार ये कहाँ ऑब्जर्व करा कि ओजोन लेयर धीरे धीरे डिप्लीट होती जा रही है? एंटार्क्टिका में 1985 में, और इसी को हमने टर्म दिया ओजोन होल। नाउ लेटर ऑन डिप्लीशन किसकी वजह से हो रहा था? डिप्लीशन हो रहा था एक्सेसिव यूज ऑफ CFCs। CFCs मींस क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, जो कि रेफ्रिजरेशन में, स्प्रेज में, एरोसोल्स में हम यूज करते हैं। ACs में भी इवन हम अपने डे टू डे लाइफ में इसको CFCs की प्रोडक्शन हम कर रहे हैं। 1986 में UNEP यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने डिसाइड किया था एक प्रोटोकॉल सेट करने के लिए जिससे CFCs के प्रोडक्शन को कम किया जा सके, और वो इस चीज में सक्सीड भी हो गए थे 1986 में। 1986 में उन्होंने एक प्रोटोकॉल बनाया था जिसका नाम है काइटो प्रोटोकॉल, जो कि एक अग्रीमेंट है जो ये कहता है कि हमें CFC को स्टॉप करना है। सारी कंट्रीज ने इस एग्रीमेंट को साइन किया था, इसी को हम बोलते हैं काइटो प्रोटोकॉल। नेक्स्ट टॉपिक इज गार्बेज डिस्पोजल। गार्बेज डिस्पोज ऑफ करना हमारी सबसे बड़ी मेजर प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से एनवायरनमेंट जो है हमारा बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है। तो गार्बेज हमारा कितने टाइप्स का होता है? गार्बेज हमारा 2 टाइप्स का होता है, बायोडिग्रेडेबल मटेरियल और एक नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल। बायोडिग्रेडेबल मटेरियल मतलब ऐसे सब्सटेंस जिसको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हेल्प से डिकम्पोज किया जा सकता है, सब्सटेंसेस विच कैन बी डिकम्पोज बाय द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। एग्जाम्पल्स फ्रूट्स एंड वेजिटेबल पील, लेदर एक्सेट्रा, ये सारे ही एग्जाम्पल्स हैं बायोडिग्रेडेबल मटेरियल के। नाउ नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल क्या है? ऐसे सब्सटेंस जिसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हेल्प से डिकम्पोज नहीं किया जा सकता, जैसे कि प्लास्टिक, पॉलिथीन, रेडियोएक्टिव वेस्ट, पेस्टिसाइड्स एक्सेट्रा। ये वो सब्सटेंस है जिन्हें हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हेल्प से भी डिस्पोज ऑफ नहीं कर सकते हैं। हमारा आज का लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का,
मेथड्स ऑफ वेस्ट डिस्पोजल, ऐसे कौन से मेथड्स हैं जिससे हम गार्बेज को डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं। फर्स्ट मेथड है हमारा बायोगैस प्लांट। जो भी बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है इसे हम यूज़ कर सकते हैं बायोगैस प्लांट में, किसकी प्रोडक्शन के लिए, मैन्योर और बायोगैस की प्रोडक्शन के लिए। सेकेंड मेथड है हमारा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। ड्रेन वाटर कैन बी क्लीन्ड इन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बिफोर एडिंग इट टू द रिवर। इसका सिंपली मतलब है जो भी ड्रेन वाटर है जो कि बहुत हार्मफुल होता है उसको पहले हमें सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में क्लीन करना चाहिए, उसके बाद ही हमें उसे रिवर में ऐड करना चाहिए। नेक्स्ट मेथड इज लैंड फिलिंग। लैंड फिलिंग क्या होता है, जो वेस्ट है उसको हमें लो लाइंग एरिया में बरी कर देना चाहिए, उसके बाद हमें क्या करना है, उसे कॉम्पैक्ट करना है। किसकी हेल्प से, बुलडोजर्स की हेल्प से। बुलडोजर्स जब उसके ऊपर रोल करेंगे तो वो वेस्ट क्या हो जाएगा, कॉम्पैक्ट हो जाएगा। ये सिर्फ हम लो लाइंग एरियाज पर ही कर सकते हैं। लो लाइंग एरियाज कौन से होते हैं, ऐसे एरिया या तो वो सी लेवल के पास होते हैं या फिर सी लेवल पर होते हैं, तो उसे ही हम बोलते हैं लो लाइंग एरियाज। नेक्स्ट मेथड इज कॉम्पोस्टिंग। कॉम्पोस्टिंग का मतलब organic waste are filled in pits and covered it with soil for 2 to 3 months. Later, the garbage will turn into the manure. मतलब कॉम्पोस्ट पिट में हम सारे गार्बेज ऑर्गेनिक वेस्ट को डाल देंगे और उसे कवर कर देंगे सॉइल से। 2 to 3 months के बाद हम देखेंगे कि गार्बेज किस में कन्वर्ट हो गया है, मैन्योर में। नाउ द नेक्स्ट मेथड इज रिसाइकलिंग। रिसाइकलिंग सबसे बेस्ट मेथड है नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के लिए। ये क्या करता है, रिसाइकल कर देता है नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस को न्यू आइटम्स में। नेक्स्ट इज इंसर्नेशन। इंसर्नेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है, ऑल्दो इससे पोल्यूशन भी होता है। ये क्या करता है, जो भी हमारा हॉस्पिटल मेडिकल वेस्ट होता है उसको ये थर्मल प्रोसेस के थ्रू इसको हम किस में कन्वर्ट कर देते हैं, ऐश में कन्वर्ट कर देते हैं। सो इस मेथड को हम क्या बोलते हैं, इंसर्नेशन। और भी मेथड्स हो सकते हैं जैसे कि रीयूज बेस्ट मेथड है। क्या कर सकते हैं हम, न्यूज़पेपर्स को एनवलप बनाने के लिए रीयूज कर सकते हैं। हमारे हाउस होल्ड में जो भी हमारे पास आइटम्स होते हैं जिन्हें हम फिर से रीयूज कर सकते हैं, जैसे कि हमारे पास जार्स होते हैं, वो सब हम रीयूज कर सकते हैं। तो ये सारे मेथड्स हैं किसके, वेस्ट डिस्पोजल के। हमारा चैप्टर यहाँ पर ख़त्म होता है। इसमें हमने सारे टॉपिक्स को कवर करा है और ये एक इम्पॉर्टेंट और ईजी स्कोरिंग चैप्टर है। इस चैप्टर में से आपको बोर्ड में 4 to 5 मार्क्स के क्वेश्चंस मिलेंगे। तो इस चैप्टर को आप अच्छे से प्रिपेयर करेंगे। अगर आपको कोई भी क्वेरी या कोई सजेशन है तो आप ड्रॉप कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड फॉलो फॉर मोर। थैंक यू।